हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपशिखा सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल दीपशिखा जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे कितनी अनुसूचियाँ हैं, सारी अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, तो भारतीय संविधान में जब संविधान लागू किया गया था, इसका मतलब जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन, तो हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। अगर बात होती है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो टोटल 8 थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान का मतलब हुआ कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान को लागू किया गया था, तब उसमें संविधान में कौन कौन से प्राविधान थे, कौन कौन सी बातें कही गई थी, वो होता है मूल संविधान। और वर्तमान में तो हो जाता है प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चीजें हैं। तो मूल संविधान में जब संविधान लागू किया गया था, तब टोटल 8 अनुसूचियां थी और आज 12 हैं। कुछ संविधान में संशोधन करके और अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो हम पहले देखेंगे कि पहली अनुसूची में क्या है। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ क्षेत्र के नाम और उनकी सीमा के बारे में बताया गया है। इसका मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। पहले तो आते हैं बात राज्य की। तो राज्य टोटल वर्तमान में 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों के नाम और इनकी सीमा कैसे तय करनी है, घटाना है, बढ़ाना है, ये पहली अनुसूची में बताया गया है। और संघ क्षेत्र, इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। तो राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में, उनकी सीमा के बारे में, उनके नामों के बारे में अनुसूची पहले दिया गया है। तो आप इसको ऐसे याद रखना, सिर्फ संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आते हैं अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में क्या है, वेतन। इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन बस इतना याद रखना कि वेतन से संबंधित है। किसके वेतन के, जो भी संवैधानिक पद हैं, उन लोगों को उन व्यक्तियों को जो भी वेतन दिया जाता है, उनके वेतन से संबंधित है। अब इसमें जैसे आ जाएंगे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो भी संवैधानिक पद है। इसका मतलब संविधान में जिन पदों का वर्णन किया गया है, उनकी सैलरी की बात की गई है, उनके वेतन की बात की गई है। जब भी कोई जॉब करता है, कोई काम करता है, तो वेतन के बिना काम तो करेगा नहीं। तो वैसे ही अनुसूची जो 2 है संविधान की, उसमें वेतन के बारे में बताया गया है। ऐसे संवैधानिक पद के जो इन पदों पर बैठे हुए हैं, उनके वेतन की बात कही गई है। तीसरी अनुसूची में है शपथ से। जब भी इंसान कोई पद ग्रहण करता है, तो उससे पहले उस पद की जो होता है गरिमा को उसको बनाए रखने के लिए शपथ लेता है कि मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगा और जो भी मेरे कर्तव्य है मैं उनका पालन करूंगा, उनका निर्वहन करूंगा। तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। कौन शपथ लेगा, यही जो लोग वेतन ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, जो भी संवैधानिक पद है, वही लोग क्या लेंगे, शपथ भी लेंगे उस पद पे, जिस पद पे वो बैठने जा रहे हैं। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका मतलब है कि राज्यसभा में किस राज्यों से, जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो राज्यसभा में जो दिल्ली में संसद है, उसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो जो राज्यसभा है उसमें किस राज्य से, इन 28 राज्यों से, एक एक राज्यों से कितनी सीटें जाएंगी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें जाएंगी, इसके बारे में बताया गया अनुसूची 4 में। कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया कि किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएंगी। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था संविधान के स्रोत, उसमें एक गलती हो गई थी कि मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके 2 सदन हैं। एक हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ लॉर्ड, और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स।
लेकिन मैंने गलती से वहां से मैंने बोल दिया था हाउस ऑफ कॉमन की जगह मैंने बोल दिया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वो अमेरिका की सदन का नाम है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वो चीज आप यहाँ पे सही कर लेना। ब्रिटेन की संसद के दो सदन है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो सेम हमारे जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड हमारे यहाँ एक तरफ मान के चलना कि राज्यसभा है, वैसे ही सदन है। बस हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है, इनके यहाँ के चुने नहीं जाते। और हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे जैसी लोकसभा है। इसको आप सुधार कर लीजिएगा, उस दिन थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो ये हो गए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 4 हो गई। अब आते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। भारत में जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया कि वहां उस क्षेत्रों में प्रशासन कैसे काम करेगी। ऐसा जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और यहाँ की राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाएगी तो यूपी के सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया जाएगा। ये तो क्लियर है। संसद कोई कानून बनाएगी तो पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के प्रशासन के बारे में देखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों को अनुसूची रिजर्व कर दिया जाता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजाति निवास करती है, तो उनके क्षेत्रों के अलग से प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 6वीं अनुसूची। तो जहाँ पर अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन करता है, वहीं पे आर्टिकल 6 सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बात करता है। वो 4 राज्य कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। तो 4 राज्य हैं, असम AR हो गया, त्रिपुरा से T हो गया, मिजोरम से M और मेघालय से M। तो चाहे आप ऐसे याद कर लीजिएगा AMTM, चाहे आप ATMM याद कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे। बस याद रखना कि M जो डबल M आ रहा है इसमें मणिपुर कहीं पर भी नहीं है, तो मणिपुर का मत याद करना आप लोग। 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया कि इन 4 राज्यों में प्रशासन कैसे किया जाएगा। तो अनुसूची 4 हो गई, 6 हो गई। अब अनुसूची 7 में है। अनुसूची जो 7 है इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों विभाजन का मतलब जो भी शक्तियां हैं उसको कुछ राज्यों को दे दी गई हैं, कुछ क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार को शक्तियां बांट दी गई हैं। तो इस शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक हो गया संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। एक 3 लिस्ट बनाई गई हैं। इन 3 लिस्टों में बता दिया गया है कि पहली लिस्ट में जो संघ सूची नाम है उस लिस्ट में कौन कौन सी शक्तियां रखी, कौन कौन से विषय ऐसे रखे गए हैं। दूसरे में बता दिया कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं और तीसरे में बता दिया गया कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है। और राज्य सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो अनुसूची जो 7 है इसे क्या बताता है? शक्तियों का विभाजन। इसका मतलब जो भी विषय रखे गए हैं जिन पे कानून बनाया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट बनाती हो चाहे अलग अलग राज्यों की विधानमंडल बनाती हो, तो जो भी कानून बनाएगी इसके लिए पहले डिफाइन कर दिया गया है कि 3 सूची बना देते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय डालेंगे, जो टॉपिक हम संघ सूची में डाल देंगे उस टॉपिक पे कानून बनाने का अधिकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। इसमें टोटल 97 विषय हैं वर्तमान में। पहले मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। और जो राज्य सूची है इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में 59 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है इसमें क्या कहते हैं आपके 52 विषय और पहले ये 45। संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका शक्तियों का जो विभाजन था। 3 हो गई सूचियां संघ सूची। देखिए 97 विषय मतलब है कि 97 विषय पहले थे,
जब संविधान लागू किया गया तब टोटल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में एक विषय इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया गया, तो वर्तमान में 98 ऐसे विषय हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसमें आप कई सारी चीज रख सकते हैं, जैसे आरबीआई से संबंधित कोई भी कानून बनाना होगा, बैंकिंग से संबंधित कोई कानून बनाना होगा, बीमा से संबंधित हो गया, ये सारी चीजें जो है ये किसमें रखे गए हैं, संघ सूची के विषय हैं। दूसरा आते हैं राज्य सूची के विषय। तो राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो इस पे पहले कितने विषय थे, 66 विषय थे। इसका मतलब जब संविधान बना था, संविधान को लागू किया गया था, तब 66 विषय थे। और इस पे क्या था, कानून वर्तमान में कितने हैं, 59 विषय हैं, जिसमें आप कह सकते हो कृषि का विषय हो गया है, क्या कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण वाला हो गया, या फिर नियोजन वाला कह सकते हैं आप। ये सारे विषय किसमें रखे गए हैं, राज्य सूची में। तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। इसका मतलब इसमें ऐसे विषय डाले गए हैं जिसपे कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो इसमें ये थोड़ा उल्टा हो गया, पहले इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो पहले 47 विषय थे, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें 5 विषय और एक्स्ट्रा डाल दिया गया, तो वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें जैसे है शिक्षा, अगर शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना होगा तो वो संघ सरकार, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे कोई कानून बनाया और यूपी सरकार ने भी कोई कानून बनाया, तो दोनों कानूनों में अगर कोई गतिरोध होता है, कोई विवाद होता है, तो इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कानून को माना जाएगा, राज्य सरकार का कानून नहीं माना जाएगा। तो शक्तियों का विभाजन आपके साथ में है। तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमा, या तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा एक ही लाइन में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन, किसके वेतन की बात कर रहे हैं, जो भी पद पे बैठे हैं वो सैलरी तो लेंगे ही। तीसरी बात कर रहे हैं शपथ को, जब वो उस पद पर बैठेंगे तो शपथ तो लेना ही पड़ेगा इन लोगों को। फिर चौथा है राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें जाएंगी, ये अनुसूची 4 बताता है। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि इनके यहाँ का क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। जो अनुसूची 6 है, इसमें 4 राज्यों को ज्यादा टारगेट किया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची जो 7 है, इसमें शक्तियों का विभाजन बताया गया। इसका मतलब है कि शक्तियां कैसे बंटवारा की जाएंगी। इसके लिए 3 सूची बनाएगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आते हैं अनुसूची 8 पर। अनुसूची जो 8 है ये भाषा से संबंधित है। किसे, भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से। तो जब संविधान बना था, या कह सकते हैं कि जब संविधान लागू किया गया उस समय सिर्फ और सिर्फ 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को हमने अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया है। इसका मतलब हमने कितनी लैंग्वेज को माना है शेड्यूल लैंग्वेज, तो 22 ऐसी भाषाएं हैं जो अनुसूचित भाषाएं हैं। तो 22 भाषा में 14 लैंग्वेज ऐसी थी जो संविधान लागू किया गया तभी थी, लेकिन बाकी जो लैंग्वेज हैं उनको बाद में ऐड किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, इसको हम देखते हैं। 15 नंबर की जो लैंग्वेज है उसका कौन सी लैंग्वेज थी, वो सिंधी थी, सिंधी। तो 14 हो गया। 15वें नंबर की लैंग्वेज थी सिंधी। सिंधी जो थी उसे कब जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन 1967 में। आप ऐसे कह सकते हैं 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी भाषा को भारत के अनुसूचित भाषाओं में रखा गया 15वें नंबर पे। फिर आते हैं 16 नंबर का, 17 नंबर और 18। 3 लैंग्वेज ऐसी थी जिनको एक साथ ऐड किया गया था। वो 3 लैंग्वेज कौन थी, नेपाली, मणिपुरी और तीसरी थी कोंकणी। 3 लैंग्वेज एक साथ रखी गई थी। 15 नंबर पे सिंधी, 16, 17, 18 एक साथ रखी गई थी 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया जिसके तहत 3 लैंग्वेज को, 3 भाषाओं को हमारे संविधान में जगह दी गई। कई बार होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, कुछ बच्चे होंगे जो संविधान
संशोधन अधिनियम नहीं जानते होंगे। देखिए इसमें क्या गया, संविधान, संविधान तो लिख दिया गया, संशोधन मतलब उसमें कुछ सुधार करना, कुछ नया पॉइंट ऐड कर देना। तो यही इसमें कह रहा है संविधान में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि पहले तो सिर्फ 14 लैंग्वेज थी, अब कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। तो 15 से लेकर 22 तक जो भी लैंग्वेज इसमें जोड़ी गई होंगी तो कुछ ना कुछ प्रावधान तो किया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जैसे नोट्स बनाते हैं उसमें बस एक लाइन कट कर दिया, नीचे ऐड कर दिया, नहीं, संविधान में बाकायदा कानून के माध्यम से एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, लाया जाता है विधेयक, लोकसभा से पास करवाना पड़ता है, राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है उसको, उसके बाद कहीं जाकर के संविधान में संशोधन किया जाता है। डिपेंड होता है कि कुछ राज्य में तो आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है, तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है, इसके लिए पहले हमें कानून बनाना पड़ता है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 71, फिर 18 के बाद 19, 20, 21 और 22, ये 4 लैंग्वेज थी, ये एक साथ जोड़ी गई थी। 19, 20, 21, 22 ये 4 लैंग्वेज थी, एक था बोडो, दूसरी थी डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो अनुसूची 8 में क्या है, भाषा, कितनी भाषा थी, संविधान जब लागू हुआ था तो 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा है, तो टोटल 22 भाषा है। तो 15वें नंबर की भाषा कौन है, सिंधी। कौन से संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में 1967 में किया गया। फिर 16, 17, 18 नंबर की जो 3 लैंग्वेज है उसको एक साथ ऐड किया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 लैंग्वेज थी जिनको एक साथ संविधान में जगह दी गई। तो इन तीनों को आप याद ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसका है ट्रिक है, नमक याद कर लीजिएगा। न से मतलब नेपाली, म से मतलब मणिपुरी और का से मतलब कोंकणी, हो गया 3 लैंग्वेज है। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में संशोधन किया गया और इन 3 भाषाओं को भी संविधान में जगह दी गई। फिर है 19, 20, 21, 22 4 लैंग्वेज साथ में, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बोडो मास, बोडो मास, बो से बोडो, डो से डोंगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। तो 4 लैंग्वेज है। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इनको भी संविधान में जगह दी गई। तो अनुसूची 8 याद रखना, 22 भाषाओं का उल्लेख करता है। अब आते हैं अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। जो हमें अभी स्टार्टिंग बताया गया था कि मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 8 तक तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है ये भी संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया है। तो 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार जोड़ा गया, ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन। संविधान में पहली बार में ही संशोधन किया गया था और पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, भूमि सुधार से। कब किया गया था, 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। 1950 में संविधान लागू हुआ। अभी हमारी लोकसभा का गठन भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि अभी सरकार का पूर्ण रूप से गठन भी नहीं किया गया है, अभी संसद काम भी नहीं कर रही है, उसके पहले ही संविधान में संशोधन हो गए। तो कब हुआ था, 1951 में, क्योंकि मई 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया जाएगा। 1951 में पहला ही संविधान संशोधन हो गया। क्यों कि ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि देश में संविधान लागू करते हुए समय नहीं लगा कि तुरंत संविधान में संशोधन करने पड़ गया था। वो सबसे बड़ा मुद्दा था भूमि सुधार को लेकर के, क्योंकि देश जब आजाद हो गया था और अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए थे, तब जमीन जो थी जमींदारों के पास आ गई थी। बड़ी बड़ी भूमि थी, बड़ी बड़ी जमीन थी, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन तो किसी के पास 1500 एकड़ जमीन ऐसी थी, किसानों के पास तो जमीन थी ही नहीं। और भारत उस समय खाद्य संकट से जूझ रहा था। इसका मतलब हमारे यहाँ अनाज का उतना उत्पादन नहीं हो रहा था जितनी एग्रीकल्चर पे यहाँ के लोग जनता जो थी वो डिपेंड थी।
थी। तो एक तो हमें आत्मनिर्भर बनना था खाद्यान्न उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में। हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो गए थे पूरी तरह से। तो ये देखा गया था कि पहले हमें भूमि में सुधार करना पड़ेगा और जमीनें जो है जमींदारों से लेकर के, जमीन जो है जमींदारों से लेकर हमें किसको देना पड़ेगा, किसानों को देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक किसानों को उस जमीन पे हक नहीं मिल जाएगा, किसान पूरी शिद्दत से उस पर खेती नहीं करेंगे। क्योंकि कितनी भी मेहनत कर ले किसान, लेकर तो जाएगा जमींदार ही। इसीलिए पहला ही संविधान संशोधन किया गया भूमि सुधार, कि हमें पहले जमीनों में सुधार करना पड़ेगा। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से, दल बदल। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से था। पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। तो 10वीं अनुसूची जो थी दल बदल सुधार अधिनियम से संबंधित था। दल बदल सुधार अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था, तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हमारे देश में दल बदल सुधार अधिनियम लाया गया। अब ये क्या होता है दल बदल, कुछ लोग क्या करते हैं, एक पार्टी से चुनाव में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं। जनता हो सकता है कि उस पार्टी की वजह से उनको पसंद कर रही थी। जैसे मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, वो कांग्रेस से खड़ा हुआ है, एग्जाम्पल के तरह समझना, कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ और जनता ने उसको चुन लिया, वो जीत गया चुनाव। और जीतने के बाद उसने क्या कर दिया, 6 महीने के बाद कह सकते हैं, उसके बाद उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी कर ली, आम आदमी पार्टी, कोई भी एक पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उसका मतलब हो गया दल बदल, उसने एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कोई भी इंसान, इसमें कई क्राइटेरिया होता है, तो जब हम दल बदल पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल समझेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं। एक तो होता है कि अगर आप 6 महीने पहले दल बदल मतलब किसी पार्टी से मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2/3 सदस्य एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो भी इसको दल बदल नहीं माना जाता। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। तो दल बदल एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने को ही दल बदल कहा गया। इसको आया राम गया राम, मतलब आज आप इस पार्टी के साथ हो, कल इस पार्टी के, फिर ये पार्टी अच्छी हुई इसके साथ चले आ रहे हैं, मतलब एक तरफ दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए कानून लाया गया। वो कानून कब लाया गया, 1985 में लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन किया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल। फिर आते हैं 11वीं अनुसूची। तो जो 11वीं अनुसूची थी वो पंचायत से संबंधित है। किसे, पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायत। इसका मतलब कि गांव में पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन था, 1992 में किया गया था। और 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायत। और लास्ट था 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित थी, नगर निगम से, नगर निगम संबंधित थी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका, नगर निगम। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो टोटल हमारे संविधान में अनुसूचियां कितनी, कितने शेड्यूल है, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहला किसे था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 किसे था, वेतन से संबंधित था। तीसरा किसे था, शपथ था। इसका मतलब पहले पैसे दो, उसके बाद हम शपथ ग्रहण करेंगे। चौथा किसे था, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वां किसे था, तो अनुसूचित जातियां जो थी, जनजातियां थी, अनुसूचित जो क्षेत्र थे, उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा देश के द्वारा, उसकी बात बताई गई है। अनुसूची 6 में किसकी बात बता रहे हैं, तो 4 राज्यों के बारे में बता रहे हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनके प्रशासन की बात हो रही है। अनुसूची 7 किससे संबंधित है, तो शक्तियों के बंटवारे से। कौन कौन शक्तियां, 3 सूची बनाएगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14। वर्तमान में कितनी भाषा है, टोटल 22। तो 15वें नंबर की सिंधी, 16, 17, 18 नंबर की नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और जो 4 लैंग्वेज बाद में जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, इंग्लिश जो अंग्रेजी है वो हमारी अनुसूचित भाषा में नहीं आती है। इसका मतलब कि 8वीं भाषा में जो 22 भाषा है टोटल, उसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। तो भूमि सुधार जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो
पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दल बदल से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से है। 73वां संविधान किया गया। और जो 12वें नंबर की है वो नगर पालिका से है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है। तो ये हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियां कंप्लीट हो गई हैं। कल हम देखेंगे इसमें भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में अगर बात की जाए कि टोटल कितने पार्ट हैं, तो 22 भाग हैं। इसी में मिलाकर अगर इसी का पार्ट कर दोगी, ABC भी मिला लोगी, तो टोटल 25 भाग हो जाएंगे। तो हम 25 भाग कल इसको देखेंगे। उसके बाद हम पहले भाग से अपना पॉलिटी का स्टार्ट कर देंगे, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। भाग 2 में नागरिकता, फिर यहाँ से पॉलिटी हमारी एक सीरीज से चलने लगेगी। तो ये जो स्टार्टिंग के जो कुछ फैक्ट हैं, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छे से कवर कर लिया हम लोगों ने 1773 से लेकर 1947 तक। संविधान सभा का निर्माण भी हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। और उसके बाद संविधान में हमारे जो संविधान लिखा गया था उसमें हमने कौन कौन सी चीजें दूसरे देश से ग्रहण की थी वो भी चीज हमने पढ़ लिया। इसका मतलब भारतीय संविधान के स्रोत भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ने, आज कंप्लीट हो गया भारतीय संविधान की अनुसूचियां भी हो गई। तो कल हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग कितने हैं। तो जब भाग हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे भाग 1 से। इसका मतलब पहला पार्ट हम संविधान का शुरू कर देंगे पढ़ना। तो यहाँ तक आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। इसको ना सिर्फ करिएगा पढ़िएगा बल्कि इसको रट लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार वनडे में पूछ लिए जाते हैं या UPPCS में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो इसको आप ऐसे बिल्कुल रट लीजिएगा। चलिए इसके आगे कल क्लास लेते हैं हम। धन्यवाद।